हमारे YouTube चैनल एवर साइन बायोलॉजी बाय संतोष सर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन तैयार होता है उसमें एनसीईआरटी से ही तैयार किया जाता है ना। क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो तैयार किया जाता है क्वेश्चन, वह जो है एक सरकारी संगठन, सरकारी संस्थान है और वह सरकारी संस्थान सरकारी किताब से ही तैयार करेगा। यह एनसीईआरटी जो है मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के द्वारा ऑथराइज्ड है, इसलिए जो भी क्वेश्चन तैयार होता है आपको एनसीईआरटी से ही तैयार होता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी से ही तैयार करके जो है आपको क्वेश्चन दिए हैं और आपको भी जो है उस किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। तो चलिए, आज हम केमिस्ट्री में जो है मुख्य रूप से जो है जो महत्वपूर्ण है तो पहला चैप्टर से ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट में थोड़ा सा डाले हैं, उसको थोड़ा देख लिया जाए। लेकिन जो ही डाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि इसमें से घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, है ना। समय को बिना गवाए आगे बढ़ा जाए। तो इसमें जो है दो चर्चाएं किए हैं, एक जो है अम्ल क्षार लवण के बारे में और दूसरा जो है अभिक्रियाशीलता के बारे में। और यह आप भी समझ रही होइएगा कि यह दोनों पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है अम्ल की जो पहचान हम करते हैं, अम्ल क्षार लवण की जो पहचान करते हैं, किसी भी विलयन के पीएच मान पर निर्भर करता है ना। सभी विलयन का पीएच मान निर्धारित है, उसकी शक्ति जो होती है, पॉइंट जो होता है, वह जो है मुख्य रूप से जो है वह निर्धारित है। उसी निर्धारण के आधार पर जो है हम अम्ल क्षार लवण को परिभाषित करते हैं या पहचानते हैं। तो क्या होता है कि मुख्य रूप से उदासीन विलयन जो होते हैं, जो लवण कहा जाए, उदासीन विलयन जो होता है वो मुख्य रूप से उसका पीएच मान जो होता है 7, यह एकदम कांस्टेंट है, फिक्स। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। और जिस विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होगा वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। तो इसको दूसरे तरीका से हम क्वेश्चन बनाए हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिए है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ये तीनों बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का मान पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। तो इस आधार पर भी आप जो है पीएच मान को देख करके आप जो है अम्ल, क्षार और उदासीन अर्थात लवण को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक और इसमें जो है तरीका है, उस तरीका के आधार पर भी जो है आप पीएच मान, आप अम्ल, क्षार और लवण को जो है पहचान सकते हैं, जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है लिटमस पत्र को लिया है। क्या लिया है? लिटमस पत्र को लिया है। लिटमस पत्र से संबंधित और सारी क्वेश्चन है, उसको जो है हम अगले वीडियो में, केमिस्ट्री के अगले वीडियो में डालेंगे। लेकिन अभी केवल अम्ल, क्षार, लवण की पहचान के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है लिटमस पत्र के आधार पर भी जो हम अम्ल, क्षार, लवण को पहचानते हैं। तो पहला नंबर देखा जाए, जो स्वाद में खट्टा एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो ऐसा विलयन अम्ल होता है। क्या होता है? ऐसा विलयन अम्ल होता है। फिर से सुना जाए, जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल होता है। ठीक, आप लोगों को हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आप जो है कलम कॉपी रखा कीजिए, उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जरूर लिखते जाया कीजिए।
अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो लिखते जाइए, क्योंकि इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चलिए दूसरा चलते हैं। जो स्वाद में कड़वा एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऐसे विलयन जो है क्षारीय विलयन होते हैं, या वैसे पदार्थ क्षारीय पदार्थ होते हैं, वैसे क्षार होते हैं। ठीक। तीसरा में इसी में जो है उदासीन विलयन होता है तो वह लवण होता है। जो उदासीन होगा वह लवण होगा, या अम्ल एवं क्षार मिलकर के कैसा विलयन का निर्माण करेगा? तो उदासीन विलयन का निर्माण करेगा। अगर लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र अगर उदासीन विलयन में डाला जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है ना। लिटमस पत्र से और संबंधित बातें होंगी। लिटमस पत्र का वर्णक कैसा होता है, लिटमस पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, या थैलोफाइटा संघ से जो है प्राप्त किया जाता है, वह सब चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अभी अम्ल क्षार लवण को पहचानने तो 3 तरीका इधर है और 3 तरीका इधर। कहने का मतलब एक तरीका इधर और एक तरीका इधर, 3 स्टेप इधर और 3 स्टेप इधर। समझ गए? तो इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा तो अम्ल क्षार लवण में आप जो है अच्छी तरह से अंतर कर पाइएगा, इसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। तब जो है इस बीच में हम एक सूची बना दिए हैं, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं, प्रायः पूछते ही रहता है कि कुछ ऐसे जो है हमारे प्रकृति में जो है यह जो है अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, उसकी सूची तैयार किए हैं। और कुछ प्रकृति में क्षारीय पदार्थ भी पाए जाते हैं, उसको भी डालेंगे। लेकिन अभी अम्लीय पदार्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको सुन लिया जाए। कुछ जो है प्राकृतिक पदार्थ है, उस प्राकृतिक पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसको देखा जाए। सबसे पहले सिरका की बात किए हैं तो सिरका में जो पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एकदम निश्चित रूप से जो है इसको याद कर लेना है। आज का जो क्लास है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। उसी जगह इमली आप जानते होइएगा, इमली का चटनी और जो बनता है ना, उसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें फलता है। इमली भी खट्टी होती है, हाँ, खट्टी प्रवृत्ति की होती है। तो इमली जो है, इस इमली में क्या पाया जाता है? कौन से अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल। कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। अब जो है खट्टा दूध कहिए या दही कहिए, खट्टा दूध कहने का मतलब कि जो दूध फट जाता है ना। अगर गर्मी के मौसम में लंबे समय अंतराल तक दूध रह जाता है तो वह दूध खट्टा हो जाता है, वह दूध फट जाएगा। और या जो है दही, उसको अगर हम बना लेते हैं तो वह दही भी खट्टा होता है। तो उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। एकदम ध्यान रखिएगा, यही लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो है दूध दही में परिवर्तित होता है ना। उसके बाद जो है अगला है चींटी का डंक। क्या है? चींटी का डंक। चींटी का डंक देखते होइएगा कि जब चींटी काटती है तो चींटी के काटने के बाद जो है उस जगह दर्द, जलन महसूस होता है। तो किसके कारण महसूस होता है? तो यही जो है मेथेनोइक अम्ल के कारण। यह जब चींटी डंक मारती है या चींटी काटती है तो चींटी के काटने के बाद जो है वह अम्लीय पदार्थ हमारे त्वचा में छोड़ देता है। और जब हमारे त्वचा में छोड़ देता है तो वही जो है अम्लीय पदार्थ त्वचा में जाकर के जो है जलन महसूस कराता है। तो चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, है ना। नेटल का डंक, है ना, चींटिये जैसी संरचना होती है। नेटल भी एक प्रकार का जंतु कहा जाए, तो वह भी जो है डंक मारता है। तो उसके डंक में क्या पाया जाता है? तो यही जो है मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। इसके डंक से भी जलन महसूस होता है। अगर त्वचा पर यह भी जो है अगर मार दिया तो निश्चित रूप से जो है जलन महसूस होगा। नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, है ना। लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और बताए है, देखिए अगला जठर रस। क्या है? जठर रस। आपको बायोलॉजी में भी हम इस तरह का क्वेश्चन दिए थे, पहला सेट में शायद दिए थे।
कि जठर रस में मुख्य रूप से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा सड़ा हो जाता है तो वही अल्सर की स्थिति उत्पन्न करती है। तो जठर रस में मुख्य रूप से कौन अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। उसके बाद हम संतरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संतरा की बात करते हैं। संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसी प्रकार के खट्टे फल जैसे नाशपाती हो गया, हाँ नाशपाती हो गया, इन सभी में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। उसके बाद ये कहता है नाशपाती या किन्नू भी उसी प्रकार का होता है। तो खट्टे रसदार फल जो होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल क्या होते हैं? सिट्रिक अम्ल। उसके बाद टमाटर, टमाटर में भी जो है खट्टापन रहता है, खट्टापन के साथ साथ हल्का खुजलाहट भी रहता है। तो उसमें जो है क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। तो इन सभी का जो हम पहले चर्चा कर दिए, पीएच तब किए लिटमस, तो इन सभी का जो निर्धारण हुआ है यही पीएच मान के आधार पर। किसके आधार पर? पीएच मान के आधार पर। और पीएच के मान के आधार पर ही जो है कुछ क्षारीय पदार्थों का भी निर्धारण किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगा कि इसमें से एक दो क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द रहेगा, उसको हम शामिल कर लिए हैं, है ना। अब जो है थोड़ा सा यह जो है अम्ल क्षार लवण से थोड़ा सा हट करके, है ना, हट करके जो है एक सक्रियता श्रेणी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कहीं से क्वेश्चन बना देगा। सक्रियता श्रेणी में फलना स्थान पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है नीचे से, दूसरे नंबर पर कौन है नीचे से, तीसरे नंबर पर ऊपर से कौन है ना। तो उसको आप लोग देख लिया जाए। क्या है कि हम इसको पहले से सजा दिए हैं, आपके बुक में भी इस तरह का दिया हुआ है। आप भी जो है इसको लिख करके अभी तो समझ लीजिए, नहीं तो बुक अभी लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो बुक से लिख करके इसको एक दो बार जरूर जो है रिपीटेशन कर लीजिएगा। इसके भी इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है ना। सबसे पहले जो है हम देखे हैं, लिखे हैं पोटेशियम। क्या लिखे हैं? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ऊपर से नीचे जो है हम तीर का निशान लगाए हैं। क्या लगाए हैं? ऊपर से नीचे तीर का निशान लगाए हैं। तो निश्चित रूप से यह तीर का निशान ही कुछ न कुछ दर्शाता है। बगल में इसका सिंबल भी दे दिए हैं ना, के पोटेशियम, पोटेशियम का के, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, लोहा का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, कॉपर तांबा जो होता है, मरकरी Hg, सिल्वर, सिल्वर जो चांदी होता है Ag, गोल्ड Au जिसको सोना बोलते हैं। अब चलिए बोल रहे थे तीर का निशान नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो इसका मतलब कि जो सबसे ऊपर है, क्या है? जो सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना। अभिक्रियाशील कहने का मतलब कि यह जो है किसी दूसरे तत्व के साथ जो है अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है ना। तो वो हो गया अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है। क्या है? सबसे ऊपर है। तो कौन है? पोटेशियम है। यह बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद जो है उससे कम सोडियम आता है। अगर उससे कम की बात कीजिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में तीसरे नंबर की बात करते हैं तो Mg मैग्नीशियम आता है। चौथे नंबर की बात करते हैं तो एल्युमिनियम आता है। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो जिंक आता है। छठे नंबर की बात करते हैं तो लोहा आता है। सातवें नंबर पर लेड आता है। उसके बाद जो है आठवें नंबर पर हाइड्रोजन आता है। नौवें नंबर पर कॉपर आता है। 10वें नंबर पर मरकरी आता है। 11वें नंबर पर सिल्वर और 12वें नंबर पर सोना, गोल्ड, है ना। तो इसी में क्वेश्चन बना देता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर कौन हो गया? एल्युमिनियम। कौन हो गया? एल्युमिनियम। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में
नीचे से तीसरे नंबर पर, तो कौन हो गया? मरकरी। कौन हो गया? मरकरी। सबसे अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व तो पोटेशियम। कौन हो गया? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील तत्व तो गोल्ड, सोना, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, क्योंकि यह इसी प्रकार से तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मुख्य रूप से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तत्वों को ही शामिल किया गया है। तो इसीलिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। ठीक, इसको याद कर लेना है। पहले नंबर पोटेशियम, दूसरे नंबर सोडियम, तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो एक तरफ से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसको लिख लिया जाए, लिख करके याद कीजिए, 1-2 बार जो है इसका रिपीटेशन कीजिए, तब जाकर के जो है आपका यह पूरा हो जाएगा। और इसके बगल में भी देखिए हम लिख दिए हैं, एरो लगाए हैं नीचे की ओर, है ना। ऊपर में लिखे हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती क्रियाशीलता और सबसे कम अभिक्रियाशील, है ना। तो इस तरह से जो है इसको भी आप लोग एकदम गांठ में बांध लीजिए। और अम्ल क्षार लवण को तो गांठ में बांध ही लेना है। 1-2 क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द निश्चित रूप से रहेगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में